अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइफ में आप सभी को वेलकम। आज हम लोग एक नया नॉवेल शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दिल की बात, जिसको तहरीर किया है नायाब जिलानी ने। तो हम लोग शुरू करते हैं नॉवेल। फाख्ता, ए फाख्ता, क्या सो गई हो? उसके करीब बहुत हल्की आवाज़ उभरी थी, सहमी सहमी सी, अंदेशों में डूबी आवाज़ में नमी भी घुली हुई थी। यकीनन लिहाफ में मुद्दे के बहुत देर से रोने का शुगल भी जारी था। उसे करवट बदलना ही पड़ी। अपने साथ चिपक कर सोई आतिका को जोर से कोहनी मारकर उसने जीरो पावर के बल्ब की रोशनी में जरा सा सर ऊंचा करके उसे देखा था। वो गोल गोल आंखों में आंसू की नहर समेटे उसी की तरफ देख रही थी। चेहरे पे ना जाने कौन कौन से तकलीफदा तासुरात फैले हुए थे। तुम अभी नहीं सोई? फाख्ता ने जानकर हैरत से आंखें फैलाई थी। नींद भला आ सकती है, आज तो सोना बड़ा ही दुश्वार काम लग रहा है। अतिया की आंखें फिर से लबालब आंसुओं से भर गई थी। तुम सो गई थी क्या? वो दिल की सारी भड़ास बातों के जरिए निकाल देना चाहती थी, और फाख्ता उसकी दिली कैफियत समझते हुए एक दफा फिर ठंडी आह भर के रह गई। तुम्हारी 1960 की हीरोइन जैसी आहें और सिसकियां भला सोने दे सकती हैं? फाख्ता ने बेजारी से कहा था। आहें तो यूं भर रही थी गोया अम्मा के हाथों तुम्हारी दुर्गत बनी है। फाख्ता तुम, उसने आंसू पीने की बमुश्किल कोशिश करते हुए कहा। कितनी कठोर हो तुम। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। भला तुम्हारे रोने धोने से क्या फायदा है, वो कौन सा वापस चले आएगा? उसने दिखाई से कहा था। आज तो अब्बा भी घर नहीं है, उसे कौन लाएगा? अतिया के आंसू फिर से भल भल गिरने लगे। नानी से कहो इस घर में तुम्हारे बाद नानी के दिल में उसके लिए बड़ा दर्द भरा रहता है। फाख्ता ने जमाई रोक के मुफ्त का मशवरा दिया। नानी में हिम्मत होती तो उसे कभी जाने ही ना देती। उसने बेसाख्ता आंखों को जोर से रगड़ा था। ना जाने रात भर कहाँ धक्के खाएगा, सर्दी भी तो हड्डियों में घुसे जा रही है। उसने दुपट्टे का कोना आंखों पे डाल लिया था, गोया आंसू छुपाने की कोशिश की गई थी। ये भी खूब कही, हट्टा कट्टा मुस्टंडा सा तो है, सो जाएगा किसी के छप्पर तले या बैठक में। आखिर पूरे गांव में मासी नूरा के बेटे और अपने अकील को छोड़ के बाकी सारे उसके यार ही यार तो हैं। फाख्ता ने दांत किचकिचाकर जवाब दिया था और अपने अकील की दफा मुंह में खासी मिठास भराई थी। अतिया ने सरहद से दुपट्टा आंखों से हटाया, एक दफा फिर हथेली की पुश से पलकों को मसला और आंखें मेज कर गहरी रंजीदगी से बोली। तुम अम्मा की लाडली पता है क्यों हो? क्यों? तुम अम्मा की तरह ही कठोर, संगदिल और बेहिस हो। अतिया की आवाज़ फिर से भर्रा गई। आंखों की पुतलियों पर कई मंजर बनने और बिगड़ने लगे। अभी 3.5 घंटा पहले ही तो अम्मा ने अब्बास को उसके कपड़ों लत्तों समेत बड़े बड़े डंडे मार के घर से निकाला था। ये कोई नई बात तो ना थी। हर तीसरे हफ्ते अम्मा का दिमाग तब उठता था और ना जाने किस किस पर आया गुस्सा बेचारे अब्बास पर ही निकलता। और अम्मा के गुस्से की आखिरी हद ये होती कि वो अब्बास का सामान उठाकर बाहर फेंकवा देती थी। अक्सर उसके कपड़े बड़े बड़े थैलों में ठोस ठास कर फाख्ता दीवारों से पार गिरा देती थी। तभी तो वो अम्मा की चहेती थी। तुम्हारी अब्बास के साथ लड़ाई भड़ाई अपनी जगह, मगर अम्मा के कहने पर आकर उसकी तौहीन करना तुम्हें जेब नहीं देता। बहुत देर बाद उसे एक बार फिर अतिया की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने अतिया के चेहरे की तरफ देखा। सुर्ख होती फूली सी नाक, सादा सा चेहरा और गीली आंखें। वो कुछ पल के लिए उसके चेहरे से नजर नहीं हटा सकी थी। अतिया फितरतन नरम दिल नरम मिजाज थी। आतिका फितरतन बेनियाज लापरवाह और अपनी ज़ात में मगन रहने वाली थी। और वो खुद यानी फाख्ता भला क्या थी? सचमुच बेहिस, कठोर और संगदिल। एक बंदा फजर की अजान के साथ उठे, खाली पेट खाली मैदा तुम्हारे अब्बा के बाड़े में भैंसों की सेवा करे, उन्हें नहलाए धुलाए, पानी पिलाए, मशीन पे कटी ब्रैकेट बारीक बारीक कटा हुआ चारा तैयार करे, बगैर कजावे की घोड़ी पे भूसे की गांठ उठाकर लाए, 110 मुर्गियों की दाना पानी दवा दारू का ख्याल रखे, और फिर स्कूल में बच्चों के साथ दिमाग भी खपाए। इन सब को छोड़ के तुम्हारी बकवास का जहर भी हलक से उतारे और अम्मा की गालियों का अमृत भी खामोशी से पीता चला जाए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ फाख्ता। किसी के सब्र और जब्त को इतना भी नहीं आजमाते। ये ना हो
किसी रोज़ वो सचमुच अम्मा का घर से निकाला हुआ अब्बा के मनाने पर भी न लौटे। अत्या भराई हुई आवाज़ में बोलती चली गई थी और लम्हा भर के लिए फाख्ता की सांस भी रुक गई थी, मगर ये कैफियत सिर्फ कुछ देर के लिए थी। वो एक दफ़ा फिर पहले की तरह बेनियाज हो गई थी। तो ना आए, मेरी जूती को भी परवाह नहीं। वो मामूली सा पीटी मास्टर मेरे म्यार पे पूरा नहीं उतर सकता। अतिया दहल कर रह गई। फाख्ता की ज़बान, उसकी नोक जिसको चाहे जख्मी कर देती, उसे परवाह न होती। नानी सच ही कहती थी, ये सिर्फ नाम की फाख्ता है। फाख्ताओं जैसा कोई वस्फ उसे छूकर नहीं गुजरा था और ये अम्मा की तरह सारी दुनिया से बेजार उसकी लाडली बहन अपने नाम तक से एलर्जिक थी। मेरे लिए कोई ढंग का नाम नहीं मिला था अम्मा आपको। वो अक्सर स्कूल से आकर माँ का दामन पकड़ लेती थी। सारी सहेलियाँ मजाक उड़ाती हैं मेरा। मेरी दफ़ा क्या नामों का काल पड़ गया था जो पकड़ के परिंदों जैसा नाम रख दिया। उसके शिकवों की कोई इंतहा नहीं थी और बजाय अम्मा उसके नाम पर कोई मुदबिराना दलील या तसल्ली देती, उल्टा उसे और भड़का के रख देती थी। तुम्हारे बाप को यही नाम सूझा था, वरना मैंने तो तुम्हारा नाम फलक नाज या शहजादी फरनाज रखना था। आखिर तुम्हारा रंग रूप जो शहजादियों जैसा था। मगर कोई से आ गया तुम्हारे अब्बा का फ़ोन। फाख्ता क्या सो गई हो? कमरे की मुहिब खामोशी से घबराकर अत्या ने उसका कंधा हिलाया था। नहीं, वो फाड़ खाने को दौड़ी थी। एक काम करो, उसे खामोश देखकर अतिया ने एक दफ़ा फिर लिजाजत से कहा था। रात के इस पहर कौन सा काम आन पड़ा? वो झुंझुलाई। ज़रा फ़ोन करके अब्बास से पूछो वो इस वक्त है कहाँ, उसने मुल्तजियाना अंदाज में कहा था। बैलेंस नहीं है, उसने कोरा सा जवाब दिया था। जब मुझे ज़रूरत होती है तब तुम लोगों के मोबाइल में बैलेंस खाली हो जाते हैं। वो बुरी तरह तबके रह गई थी। तुम चाहती हो मैं कमरे से निकल जाऊं? फाख्ता दहाड़ के बोली। आदतन उसका मिजाज बरहम हो गया था। मैंने ये तो नहीं कहा। अतिया घबरा गई थी। आहिस्ता बोलो, नानी उठ जाएंगी, दवा खाकर सो रही हैं, उसने तभी आवाज़ में कहा था। अतिया बेटा, अब्बास के लिए दूध ले आओ। अब्बा की आवाज़ आई। अब्बास? अत्या के साथ साथ फाख्ता भी चौंकी। अब्बा अब्बास को ले आए। खुशी के मारे अत्या छलांग लगाकर बिस्तर से निकली। ठठरा देने वाली ठंड का असर यखलक ज़ैल हो गया था। वो पैरों में चप्पल फंसाती नानी के कान में नानी अब्बास आ गया कहकर चहकते हुए बाहर निकल गई थी, जबकि नानी भी गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठी थी। ए अतिया, अब्बास आ गया क्या? खुशी के मारे नानी की आंखें तो पूरी ही खुल गईं। जी आ गया है अब्बास, 21 सूपों की सलामी तैयार करके रखिए, जिहाद करके जो लौटा है। बेज़मीर इंसान इतनी बेइज्जती के बाद फिर चला आया है। फाख्ता ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए लिहाफ में घुस गई। नरजिस खुद को हमेशा बदनसीबी के चक्कर और दायरे में मुक़य्यद ही समझती रही थी। ये उनकी बदनसीबी ही थी जो चौंगी नंबर 3 से बिया कर इस छोटे से गांव में आना पड़ा था। ससुराल लंबी चौड़ी नहीं थी, बस एक ससुर और शौहर थे, या फिर शौहर का यतीम भतीजा, जिसके माँ शौहर के मरने के बाद छोटे से बच्चे को दादा और चचा के हवाले करके खुद मैके सुधार गई थी। दादा का पोल्ट्री फार्म और भैंसों का बाड़ा था। दूध बेचकर खूब गुजर बसर हो रही थी। बड़ी बहू की संगदिलाना इक़दाम पर सब्र शुक्र करने के बाद उन्होंने छोटे बेटे रियाज की शादी अपने कज़िन की बेटी से कर दी थी। नरजिस फितरतन बदमिजाज, गुस्सैली और नाशुक्री औरत थी। कभी भी किसी हाल में खुश रहना नहीं चाहती थी। अपने माहौल और हालात से हमेशा नाला रहने वाली नरजिस ने अच्छी ज़िंदगी और अच्छी रहाइश के लिए शौहर को मजबूर करके कुवैत भेज दिया था। इधर रियाज को भी मजबूरन नरजिस की बात माननी पड़ी थी, वरना वो बच्चियों को छोड़कर हरगिज़ नहीं जाना चाहते थे। वीज़े के लिए भाग दौड़ में पोल्ट्री फार्म बेचना पड़ा। अगरचे रियाज के अब्बा फार्म बेचने के रजामंद नहीं थे, मगर बहू की खुशनुदी के लिए चुप कर गए थे, और ये चुप एक रात चुपके से उन्हें गहरी नींद सुला गई थी। दादा के चले जाने के बाद अब्बास को अंदाज़ा हुआ था कि उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। बदमिजाज चाची के मारपीट सहते हुए उसका बचपन गुजर गया था। तब्दीली तो शायद उस वक्त आई थी जब कुवैत से चचा हमेशा के लिए वापस आ गए थे, और उनके चले आने के बाद
तवील झड़पों का आगाज हो गया था। चाचा फितरतन खामोश तबाह इंसान थे। चाची भड़ास निकालती रहती और वो कान दबाए सुनते चले जाते। जब सब्र का पैमाना लबरेज होने लगता तो अपनी लाडली भैंसों के सेवा करने चले जाते थे। चाची की बरहमी कुछ और बढ़ जाती और फिर सारा आताब अब्बास पर नाजिल होता। वो डंडा घुमाकर उसे पीट डालती थी। और सिर्फ अब्बास ही नहीं, मैट्रिक से पहले तक तो अपनी सबसे फर्माबरदार बेटी अतिया और सबसे कामचोर आतिका की भी छितरौर करने से बाज नहीं आती थी। नरजिस गुस्से में अपनी सगी माँ को भी बातें सुनाने से बाज नहीं आती थी। उनकी आंखों के सिर्फ दो ही तारे थे, एक अकील और दूसरी फाख्ता। शक्ल और सूरत से लेकर मिजाज तक हूबहू नरजिस की दूसरी कॉपी। न सिर्फ माँ की लाडली थी बल्कि माँ की गैर ज़रूरी तवज्जो बेजा हिमायत की वजह से खासी मुंहफट भी हो गई थी। अतिया को जहाँ नानी की आमद से खूब ढारस होती थी वहाँ फाख्ता को नानी का आना खूब चुभता था। हुआ कुछ यूँ कि चौंगी नंबर 3 का रहायशी उसका इकलौता मामा अपने चारों बेटों को कतर भेजकर खूब अमीर हो चुका था। जहाँ लोगों की रहाइश बदल गई थी वहीं रिश्ते और रवैयों में भी फ़र्क नुमाया हो गया था। मामा और मामी आंखें माथे पे रख ली थीं। एक दिन अब्बा शहर गए तो वापसी पर नानी और अकील को भी साथ ले आए। नानी अम्मा के गले लगकर खूब रोई थी, जबकि फाख्ता की इकलौती खाला का यतीम व यसीर बेटा भी नानी की हमरा आ गया, जिसे देखकर फाख्ता ने अव्वल तो नाक भूं ही चढ़ा ली थी। क्या सारे यतीमों का हमने ठेका ले रखा है? उसका इशारा अब्बास और अकील की तरफ था। अब्बास हमेशा की तरह मुस्कुरा दिया और अकील उसके टुकुर टुकुर शक्ल देखने लगा। तब तक उसने भी अपने पंजे तेज नहीं किए थे, वरना उसकी ज़बान के आगे भी गोया खंदक ही थी। बोलने पर आता तो उसे कोई खामोश करवा ही नहीं सकता था। अब्बा, नानी और उनके नवासे कि मामा के घर नौकरों से भी बदतर हालत देकर अपने साथ ले आए थे। अब्बा बहुत नर्म और खुदा तरस इंसान थे और नानी से तो उनका दोहरा रिश्ता बनता था। सो नानी की नाजुक हालत देखते हुए उनसे रहा नहीं गया था और शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा अम्मा अब्बा के किसी फेल पर दिल से खुश हुई थी। और अकील से तो अम्मा की मोहब्बत देखने वाली थी। खाला के इंतकाल और खालू जी की दूसरी शादी के बाद नानी ने नन्हे से अकील को जो कलेजे से लगाया था, आज तक नानी की कलेजे से ही चिमटा हुआ था। खालू के मरने पर उनकी दूसरी बीवी अकील को लेने आई तो उसने कोरा सा जवाब दे दिया था। नानी के अलावा अम्मा की बेतहाशा मोहब्बतें, अब्बा की शफकत और अतिया से नाज उठवाने का जो चस्का पड़ गया था वो तो छूटने से रहा। इसीलिए वो यहाँ से कहीं और जाने के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था। अतिया कभी कभी हैरान होती थी, कुछ लोग सचमुच किस्मत के कितने धनी होते हैं जिन पर लोग और वक्त मेहरबान रहता है। देखा जाए तो एक जैसे हालात का शिकार अकील अब्बास में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। अब्बास अब्बा पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहता था, सो उसने अब्बा की ख्वाहिश के बावजूद ज़्यादा नहीं पड़ा और उनका डेरा संभाल लिया और उनकी जिम्मेदारियों को बांट लिया। अकील की भी शायद यही सोच थी, वो भी अपनी तालीम का बोझ उन पर डालने से कतराने लगा था। हालांकि औलाद नरीना ना होने की वजह से अब्बा ने उन दोनों को अपना बेटा ही बनाया था और उनके हवाले से बहुत ख्वाब देखे थे, मगर उन दोनों ने तालीमी सिलसिले को जल्द ही खैराबाद कह दिया था। अब्बास ने इंटर के बाद डेरा संभाला और एक मुकामी प्राइवेट स्कूल में पीटी मास्टर की जगह खाली देखकर इंटरव्यू दे आया था। अकील ने 1 साल आवारागर्दी में ज़ाय कर दिए। बाद में अतिया के मजबूर करने पे प्राइवेट बीए का इम्तिहान दिया और ये उसकी खुशनसीबी थी जो उसके अब्बा के एक दोस्त की भाग दौड़ से वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गया था और अम्मा को तो गोया अब्बास की ज़ात पे तंज उछालने और कचूके लगाने का सुनहरा मौका भी मिल गया था। अकील की सरकारी नौकरी ने अम्मा की गर्दन पे गोया सरिया फिट कर दिया था। वो अब्बा को भी बातें सुनाने से बाज नहीं आती थी। तुम्हारे भतीजे से तो मेरा भांजा काबिल निकला। महीने के शुरू में मुट्ठी भर नोट मेरे हाथ में थमा जाता है। अम्मा की इतराहट देखकर अब्बा नर्म नर्म मुस्कुराहट दबाकर कहते, ये मेरा और तुम्हारा क्या हुआ?
दोनों हमारे बेटे हैं और जितना नसीब में रिस्क होगा दोनों बाइज्जत उतना अपने तरीके से कमा रहे हैं। अकील तो सिर्फ नौकरी भुगताता है। घर का सौदा सल्फ लाने से लेकर बाड़े के काम धाम तक सब में अब्बास की मेहनत और पसीना शामिल है। ड्रम भर के दूध घर लाता है, मक्खन निकालता है और हम तक पहुंचाने में किसकी मेहनत शामिल होती है? अत्या बोल रही थी। चल जा, दिमाग ना चाट मेरा। फौरन नमक मिर्च लगाने पहुंच जाती है। अम्मा से ये सच्चाई हजम नहीं हुई थी और अब्बा झगड़ा तवील होने से पहले ही कान दबाकर निकल जाते थे। सच तो ये था, अकील की सरकारी नौकरी की इतराहट सिर्फ अम्मा में ही नहीं थी, खुद अकील में भी नजर आने लगी थी। पहले पहल कभी अब्बास का हाथ बटाने की कोशिश कर लिया करता था, अब तो बिल्कुल नवाबजादों की तरह हुक्म चलाता रहता था। उस दिन भी सवेरे सवेरे अकील ने सारा घर सर पे उठा रखा था। मेरी वर्दी कहाँ है? वो बरामदे में खड़ा चिल्ला रहा था। आलू के पराठे बनाती अतिया ने और मक्खन में तले पराठे खाती नानी ने अकील को घूरा था। अत्या, क्या बहरी हो गई हो? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जवाबन उसने घूर कर अकील को देखा था। क्या तकलीफ है? देख नहीं रहे मैं नाश्ता बना रही हूँ? और तुम क्या सुन नहीं रही हो? मैं क्या राग अलाप रहा हूँ? नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो भूखे मरते रहना। इस घर में मेरे अलावा कोई भी चूल्हे के करीब नहीं फटकता। मेरी वर्दी उठा के लाओ। धोकर इस्त्री करके अलमारी में लटका रखी है, निकाल कर गुस्ल खाने तक नहीं ला सकते? अतिया ने चिढ़कर कहा और तवा खींचने लगी। उसे अब्बास के लिए नाश्ता बनाने की जल्दी थी। अभी वो सो रहा था, उसके उठने से पहले अतिया नाश्ता तैयार कर लेना चाहती थी। अभी अब्बास आवाज़ लगाएगा तो फौरन उठ जाओगी। तब तुम्हें चूल्हे पे रखा जलता हुआ तवा और उबलती चाय याद नहीं रहती? अकील आदतन तंज करने पे उतर आया था। अब्बास मेरा भाई है, उसके साथ मुकाबलेबाजी ना क्या करो। अतिया ने उंगली उठा के वार्निंग दी थी और इधर अकील की हंसी उबल पड़ी और आतिका को खांसी का दौरा पड़ गया। अब्बास भाई है तो मैं क्या हूँ? उसकी आंखों में शरारत थी। अतिया का सर कुछ झुक गया। वो फर्श पर बिखरा आटा समेटने लगी। बोलो। उसने खुश्क आटे की मुट्ठी भरकर उसके बालों की तरफ उछाली। काले बालों पर सफ़ेद आटा बिखर कर चमकने लगा। क्या बदतमीजी है? अतिया उछलकर पीछे हटी, हाथ ऊपर करके फौरन सर झाड़ने लगी। आतिका की हंसी छूट गई। वो पास ही पीढ़ी पर बैठी अपने लिए ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रही थी। कट मस्ताना ना हो तो मस्खरिया करता है, उठ जा इधर से। नानी ने जूती फेंकी जो बेएहतियाती से आतिका के सर पे जा लगी और उस हरी मिर्च ने भूं भूं भा भा करके सारा घर सर पे उठा लिया था। नानी को भी पुलिस में भर्ती करा दो अकील भाई, उसने रोते रोते चमक कर कहा। नानी अपना निशाना खता जाने पे कदरे नादिम से बैठी थी। नवासी का भोपू बस्ता देख बोले बगैर ना रह सकी थी। नानी की इस उम्र में रिश्वतें खाए? अनजाने में नानी ने अपने नवासी को ही छेड़ दिया था। उनके ख्याल में पुलिस का काम सिर्फ रिश्वत लेना होता है। वो इसीलिए अकील की नौकरी के खिलाफ थी और अब्बास उनका मंजूर नज़र था। उसकी नौकरी हर लिहाज से साफ सुथरी जो थी। नानी मैं रिश्वत लेता हूँ क्या? अकील वर्दी के गम से निकलकर चीखा। नानी फौरन गड़बड़ा गई थी। मैं पुलिस वाले को कह रही हूँ। उन्होंने पुलिस यानी पुलिस पर खासा जोर दिया। तो मैं पुलिस वाला नहीं लगता? अकील ने नाराज़गी से कहा था। नानी फौरन नवासी को पुचकारने लगी। अभी तो वो उनके लिए आमले का मुरब्बा भी लाने वाला था। सारे पुलिस वाले कोई तेरे जैसे नेक थोड़ी ना होते हैं पुत्र, तू दिल छोटा ना कर। मैं जानती हूँ मेरी तरबियत तुझे हराम रोजी की तरफ कभी नहीं ले जाएगी। नानी के मान भरे लहजे ने अकील का भी मान बढ़ा दिया था। तभी बैरूनी सीढ़ियाँ उतरकर अब्बास नीचे चला आया था और उसे गुस्ल खाने की तरफ बढ़ते देख अकील भी उठ गया। यार ज़रा गीज़र का बटन नीचे कर देना। उसकी आंखों में मुकाबिल को जिश कर देने वाली चमक उभर आई थी। अब्बास ने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा, फिर उसके बिखरे बाल देखकर समझ गया गोया साहब बहादुर अभी गुस्ल फरमाने का इरादा रखते हैं। अब्बास को रुकता देखकर अतिया बोले बेगर ना रह सके। अब्बास को स्कूल से देर हो जाएगी, पहले उसे तैयार होने दो। तुम तो 10 बजे से पहले घर से निकलते नहीं और फिर 3 घंटे तुम्हारे मेकअप में गुजर जाती हैं। आज मुझे ज़रा जल्दी जाना है।
वो सर खुजाता अलगनी से तौलिया उतारकर बाथरूम में घुस गया था, जबकि अब्बास उसकी ज़बरदस्ती पे दांत किचकिचा कर रह गया था। सूरज की सुनहरी किरणें गिलास की शफाफ सतह से टकराकर अंदर घुस आई थीं। चेहरे से टकराती नर्म नर्म किरणों ने उसकी नींद उड़ा दी थी। कुछ देर कुशलमंदी से लेटे रहने के बाद वो जमाई रोक कर उठ गई। चप्पल पैरों में फंसाकर उसने अपना मुफलर उठाया और बाहर निकल आई। अम्मा की तरह उसकी सुबह का आगाज भी दिन चढ़े होता था। वो कमरे से निकलकर गैलरी में चली आई। गैलरी के दोनों सिरों पर ऊंचे ऊंचे जाली के दरवाजे लगे थे। उससे आगे तवील बरामदा था। बरामदे के सामने ग्रिल लगी थी, जिसके आगे पर्दे लटक रहे थे। कमरों के फर्श से लेकर सहन के फर्श तक सब्ज और सफ़ेद मार्बल लगा था। छत पर 3 कमरे थे, जिनमें से 2 कमरे अब्बास और अकील के थे। एक कमरे में अब्बा का पलंग रखा हुआ था। मार्बल की सीढ़ियाँ सहन में उतरती थी, जिससे आगे ऊंचा सा चबूतरा था। सर्दियों में किचन का सारा काम अतिया सहन में बने चबूतरे पर करती थी। धूप में बैठकर गाजरें छील छील कर हलवे बनाती, मुरब्बे बनाती और नानी की दुआएं समेटती थी। कुवैत से आया सारा पैसा अम्मा ने इस घर की तामीर और तज़यीन और आराइश में खपा दिया था। तभी तो उनका घर देखने वालों की तवज्जो लाजमी अपनी तरफ खींच लेता था। घर की सफाई सुथराई का सहरा अतिया को जाता था, जो जी जान से एक एक चीज को चमकाती थी। बाकी आतिका और फाख्ता तो शायद दुनिया में खाने और सोने के लिए आई थीं। उसने बरामदे के एक कोने में बने स्टाइलिश से किचन में झांका। लगता है अकील और अब्बास रात को घर नहीं आए, वरना ऐसी तरतीब नजर आ ही नहीं सकती थी। वो सोचते हुए लोहे के सफ़ेद पॉलिश शुदा जाली का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी थी। इसी आसना में अब्बास ने अपनी झोंक में दरवाज़ा खोला, जो सीधा उसकी नाक पर लगा। उसकी आंखों के सामने तारे से चमक गए और दूसरे ही लम्हे उसका गुस्सा भड़क उठा। आंखें खोल के चला करो, उसने चबा चबा कर कहा था। मशवरे का शुक्रिया। वो कतरा कर गुजर जाना चाहता था, मगर कुछ सोच कर रुक गया। मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, आज बहुत देर हो गई है। वो कमीना वॉशरूम भी खाली नहीं कर रहा। उसके अंदाज में उजलत भी थी और लजाजत भी। मैं तुम्हारी नौकर हूँ, फाख्ता तड़क कर बोली थी। अतिया को कहो, वो शौक से करेगी तुम्हारे कपड़े। अतिया नाश्ता बना रही है, तो आतिका से कहो, वो नाश्ता कर रही है। फाख्ता ने कोई जवाब ना दिया तो वो आगे बढ़ गया। कुछ सोचकर फाख्ता पलट आई। अलमारी खोलकर उसने अपना सूट निकाला और गैलरी में रखे इस्त्री स्टैंड के पास आ गई थी और अपने कपड़े इस्त्री करने लगी। थोड़ी देर बाद अब्बास आया था। लाइट चली जाएगी, मुझे कपड़े इस्त्री करने दो। मैं काम कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा है क्या? फाख्ता ने टेढ़ी नजरों से उसे देखते हुए कहा था। लबों पे जिज कर देने वाला तबस्सुम फैला हुआ था। बहुत कुछ नजर आ रहा है, इस्त्री फारिग करो, मुझे देर हो रही है। उसने कंधे पे रखे कपड़े स्टैंड के ऊपर रखे थे। मैं कपड़े प्रेस कर लूँ, थोड़ा सब्र कर लो, फाख्ता ने टीका सा जवाब दिया। बात सब्र की नहीं है, सब्र तो ना जाने किस किस बात पे मैं कर लेता हूँ। फिल वक्त मुझे देर हो रही है, इधर दो इस्त्री। उसने जबरदस्ती इस्त्री की हत्ती पर अपना हाथ जमाया। फाख्ता का हाथ उसके हाथ तले दब गया था। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ, बेसाख्ता चीखी थी। मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा। अब्बास ने पलक निकाला और इस्त्री उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। फाख्ता उसे जिद करते करते अपना सा मुंह लेके रह गई और धप धप करती बाहर निकल आई। चबूतरे पर महफिल खूब गर्म थी। आतिका दूसरे पराठे पर हाथ साफ कर रही थी। सुनहरा सुनहरा फूला फूला ऑमलेट प्लेट में सजा रखा था। पास ही मीठी लस्सी का जग भी रखा था। पराठे के ऊपर गोल सा सफ़ेद मक्खन का पेड़ा देखकर उसने अपने मक्खन सी उंगलियों को पेड़े में घुसाए और उंगली से लगाए मक्खन चाटने लगी। खैर से सुबह हो गई तुम्हारी? अतिया की किसी बात पर फड़कता सा जवाब देने के बाद अकील उसके फूले से मुंह को देखकर बोला, इस घर में किसी की नींद पूरी हो सकती है क्या? फाख्ता ने तड़क कर कहा था। अकील भाई, आज आपने ड्यूटी पे नहीं जाना? अब्बा के बेदफा। अकील भाई, आज आपने ड्यूटी पे नहीं जाना?
अब्बा के बहुत दफ़ा डांटने पर वो अकील को भाई तो कह लेती, मगर अब्बास के लिए इतना एहतराम हरगिज़ नहीं ला सकती थी। क्यों नहीं जाना? वैसे आज मुझे एक केस की पेशी भुगतने शहर भी जाना है। तुमने कुछ मंगवाना है क्या? अकील किसी और से कुछ पूछता या ना पूछता, मगर फाख्ता से लाजमी एक लंबी लिस्ट पकड़ के शहर जाता था। वैसे भी इस चीनी की गुड्डी से सब ही प्यार करते थे और वो उन सबसे अपना प्यार हक समझ के वसूल किया करती थी। अकील की लाट पर फैलते हुए फौरन ज़रूरी चीज़ों के नाम लिखवाने लगी, जिनमें खाने पीने के सामान ज़्यादा थे। इतना खाती है तू, मगर मांस न जाने क्यों नहीं चढ़ता? नानी रंग बिरंगे स्नैक्स के नाम सुनकर बोले बगैर ना रह सकी थी। अकील ने नानी के कान में सरगोशी की। ये डाइटिंग करती है नानी? अब्बास के लिए मुनक्के का खीर बना देना त्या, दिन ब दिन काहिश होता जा रहा है। इतना हट्टा कट्टा आपको काहिश नजर आता है नानी? फाख्ता उस सफ़ेद झूठ पर तिल मिलाकर बोली थी। नानी ने उसके कंधे पे 2 हत्तर मारे। कैसे मुंह फाड़ के कह दिया हट्टा कट्टा, तेरे मुंह में खाक। सुबह सुबह न जाने किसकी शक्ल देखी थी। अकील ने उसे छेड़ा। उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। लोहे के जंगले के पीछे अब्बास खड़ा था। उस पर नजर पड़ी तो हट गया। तौलिया कंधों पर फैलाए शायद धूप सेक रहा था। उसने फौरन नजरों का रुख मोड़ा। बताओ, किस मनहूस की शक्ल देखी थी? अकील ने फिर चरका लगाया। वह जंगले के पीछे खड़े अब्बास को देख चुका था। फाख्ता जुज़बुज़ सी हो गई। कठार ब्रैकेट अनाज के गोदाम से एक बोरी गंदम निकाल कर छत पर रख दी है। साफ कर देना तो आटा पिसवा लाऊंगा। अब्बास ने अतिया को मुखातिब किया। नाश्ता दूं? अतिया ने सर हिलाकर झटपट ट्रे सजाई। आतिका लपक कर बालाई की कटोरी उठा लाई थी। सादा रोटी, बालाई और शहद। अब्बास का पसंदीदा नाश्ता तैयार था। अतिया की फुर्तियां देखकर अकील का मुंह बन गया था। वैसे भी उसे तवज्जो बटी हुई पसंद नहीं थी। तुम आज देर से जाओगे क्या? अतिया ने हैरत से पूछा था। इरादा तो नहीं था, मगर उसने सर झुकाए अतिया की बात का जवाब दिया था और फिर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। नाश्ते के बाद अकील और अब्बास निकल गए थे। अम्मा भी उठकर आ गई थी। उनकी तबीयत कुछ खराब लगती थी। अतिया ने अम्मा को चाय दी तो फाख्ता भी अपना मुख्तसर सा नाश्ता उठाकर नानी के पास आ बैठी। बर्तन धो लो, उसे नाश्ते से फारिग होते देखकर आतिका ने कहा था। मुझसे नहीं धुलते बर्तन, वो काहिली से बोली। तश्तरी में अतिया कतान ब्रैकेट अलसी डाले उठा लाई। नानी, अलसी को धूप लग गई है, अब इसमें से कंकर उठाने हैं। वो पायती पे टिके हुए बोली। ये इस वेली ब्रैकेट फारिग निकम्मी को दे और कुछ नहीं, अलसी ही साफ कर दे। नानी ने खुद से चिपकी फाख्ता को कंधे पे हाथ मारा। इतना मुश्किल काम नहीं होता मुझसे, उसने बिदक कर कहा। तो कोई आसान काम ही कर लो, आतिका ने चमक कर जवाब दिया। नानी ने बड़े दुलार से कहा, मगर फाख्ता को तो करंट ही लग गया। अल्लाह नानी, मेरे तो हाथ दुख जाएंगे, कपड़े तो मैं धो ही नहीं सकती। उसने फौरन कानों को हाथ लगाए थे। अकील और अब्बास के भारी पैंट्स, शर्ट्स, जर्सियां, स्वेटर और गर्म चादरें आंखों के सामने नाचने लगी थीं। कपड़ों से उबलती मशीन की तस्वुर उसे हरासा कर दिया था। तो फिर गुंदम ही भूनकर पीस दो। नानी ने एक और काम उसके सामने रखा। अलसी के लिए गुंदम को भी आज ही भूनकर पीसना था। रहने दे अम्मा, फाख्ता को इन कामों की आदत कहाँ है, अतिया खुद ही कर लेगी। नरजिस की मदाखलत से नानी किलस कर रह गई थी। उनके सर पे गोया कतर का टुकड़ा जा लगा। इस भला रानी को तुमने अगले घर नहीं भेजना, अपने कलेजे से चिमटाए रखना है क्या? इधर ही रही अम्मा, ये कहीं नहीं भेजूंगी इसे। मेरी बेटी इतनी नाजुक सी लाडली सी तो है, ये कहाँ भरे परे ससुराल में रह सकती है। मेरा कौन सा बेटा है कोई? नरजिस ने नर्म नर्म नजरों से माँ की तरफ देखा तो बहुत कुछ समझते हुए अस्बात में सर हिलाने लगी। गोया उन्हें नरजिस की ख्वाहिश पे कोई एतराज न था, मगर उनके इर्द गिर्द बैठे वो 3 नफूस एकदम ही धक से रह गए। अकील या अब्बास? आतिका के साथ साथ फाख्ता की सोच भी टकराई थी। तीनों एक दूसरे की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगी। बात कुछ समझ नहीं आ रही थी।
अम्मा की लाडली का अम्मा के लाडले अकील के साथ ही रिश्ता होगा। अब्बास को तो किसी गिनती में शुमार ही नहीं करती। तीनों की सोच भी एक ही नुक्ते पर ठहर गई थी। आतिका हैरान थी, फाख्ता अजीब सी सरगोशी की कैफियत में मुब्तला थी। रतिया जरा गुमसुम और शशद सी रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइफ में आप सभी को वेलकम। आज हम लोग एक नया नॉवेल शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दिल की बात, जिसको तहरीर किया है नायाब जिलानी ने। तो हम लोग शुरू करते हैं नॉवेल। फाख्ता, ए फाख्ता, क्या सो गई हो? उसके करीब बहुत हल्की आवाज़ उभरी थी, सहमी सहमी सी, अंदेशों में डूबी आवाज़ में नमी भी घुली हुई थी। यकीनन लिहाफ में मुद्दे के बहुत देर से रोने का शुगल भी जारी था। उसे करवट बदलना ही पड़ी। अपने साथ चिपक कर सोई आतिका को जोर से कोहनी मारकर उसने जीरो पावर के बल्ब की रोशनी में ज़रा सा सर ऊंचा करके उसे देखा था। वो गोल गोल आंखों में आंसू की नहर समेटे उसी की